Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. In the last lecture हम कंजर्वेटिव फोर्स पे बच्चों बात कर रहे थे और आज हम उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ रेलिवेंट कुछ आपके एक्सरसाइज की बातें हैं उनको करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले प्रीवियस स्लाइड्स आपको शो करा देता हूँ। बेटा हमने कंजर्वेटिव फोर्स को दो तरह से डिफाइन किया था। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू पाथ हो, पाथ जो मर्जी लें, वर्क की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती। या ये कह लें कि ऐसी फोर्स जिसका वर्क क्लोज पाथ में जीरो हो जाए। यकीनन क्लोज पाथ में जब वर्क जीरो होगा तो एक्चुअली नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशंस है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह, ये एग्जांपल्स के तौर पर उनके नाम लिखे हुए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है कि शो करें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। आपने यह साबित करना है कि जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि साबित करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आइए इसका आंसर, हालांकि ये बात हम कर चुके हैं, मैं इसको स्लाइड पे दोबारा से दिखा रहा हूं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जमीन के गिर्द वो इलाका जहां तक जमीन अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट चीजों पे रखती है, तो जमीन के अराउंड एक फील्ड होता है जिसके अंदर अंदर जमीन किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। उस इलाके, उस रीजन को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा हर फोर्स का एक फील्ड होता है, तो आपने याद रखना जब कोई बॉडी जमीन के फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई ना कोई वर्क करेगी। अब सवाल है कि वर्क कब पॉजिटिव होगा? तो कॉमन सेंस है, जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को होगा, फोर्स नीचे को होगी, एंगल 180 बनेगा, तो वर्क होगा नेगेटिव। और अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे को आए तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, फोर्स भी डाउनवर्ड, तो वर्क होगा पॉजिटिव। ये बातें पॉजिटिव नेगेटिव के वर्क की हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने अपनी बात को शुरू किया था। आइए अब हम आगे इसको लेकर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था एक्सप्लेनेशन। हम कहते हैं कि एक बॉडी जिसका मैस m है उसको उठाया गया, डिस्प्लेस किया गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉइंट A से पॉइंट B तक अलोंग वेरियस पाथ, मुख्तलिफ पाथ्स के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स की मौजूदगी में, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे लगती है वो वेट के बराबर है, W इज इक्वल टू mg। डियर स्टूडेंट्स, जरा इसकी डायग्राम को देखिए। पॉइंट बी हमने कुछ हाइट पे लिया है जमीन से, जबकि पॉइंट ए जमीन की सरफेस के ऊपर मौजूद है। ये टेक्सचर आपको अब डायग्राम में समझाया जाएगा। जरा देखिए, हमने कहा कि ये जमीन पर एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी जमीन से कुछ हाइट पर है। ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। एक रास्ता यह है कि आप ए से डी पे जाएं और डी से बी को जाएं, इसका नाम रखा पाथ 1। एक रास्ता यह है कि ए से सी को जाएं और सी से बी को जाएं, ये हो गया पाथ 2। या फिर ए से बी तक जाएं, डायरेक्टली चले जाएं, तो एक पाथ 3 हो गया। हमने एक पाथ कर्व क्यों लिया है? ताकि हर तरह के पाथ के लिए हम अपनी बात को कर सकें, ठीक है बच्चों, वरना कर्व पाथ लेना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इतना समझ आए कि मुख्तलिफ तरह के पाथ ले लें। आप देखें इन तीनों पाथ में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि ये बेसिकली इसको हमने फिल किया हुआ है, यानी ये रेफरेंस सरफेस है, ये ज़मीन की एक्चुअली सतह है जिसको मैं अब यहाँ पे आपके सामने
फिल कर रहा हूँ, जिस तरह बोर्ड के ऊपर डायग्राम हम फिल करते हैं, ताकि अब आपको ये ना लगे कि सर हाइट आप कहाँ से ले रहे हैं, पॉइंट कहाँ पर है। तो ये ज़मीन का सेम लेवल हो गया। उम्मीद है कि बात आपके जहन में आ गई होगी किस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें इन पाथ्स पर हमने वर्क को कैलकुलेट करना है। आइए इस पर इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके जा रहा हूं। अब हम एक पाथ 1 पे वर्क लेंगे, पाथ 2 पे लेंगे, पाथ 3 पे लेंगे और साबित करेंगे कि तीनों पाथ पे वर्क एक जैसा आया है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। प्लीज गौर कीजिएगा बच्चों, यही डायग्राम वंस अगेन बन रही है। इसी डायग्राम के अंदर पाथ वंस अगेन आपको दिखाए जा रहे हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स मुसलसल डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मुसलसल डाउनवर्ड एक्ट करती है। और इसको मैंने आपको क्या बताया था कि इसको आपने फिल कर लेना है, ताकि ये रीजन आपको लगे कि ये ज़मीन का लेवल है और ज़मीन के लेवल पर पॉइंट ए है और हमने हाइट ज़मीन के इस लेवल से ली है। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा। ये रेड लाइन क्या बताया था कल कि ग्रेविटेशनल फोर्स मुसलसल डाउनवर्ड एक्ट करती है। जहां भी जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स मुसलसल नीचे को होगी। तो पाथ 1 पे बात करते हैं। पाथ 1 क्या है? ए से डी पे गए और डी से बी पे गए। जब तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग ए डी बी कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है ए से डी तक और एक पार्ट है डी से बी तक। तो ए से डी का वर्क जरा देखते हैं। मैं एक ही इक्वेशन में दोनों को पुट कर देता हूं। वर्क का फार्मूला जानते हैं, एफ डॉट डी फ्रॉम ए से डी, और इस वर्क का फार्मूला एफ डॉट डी फ्रॉम डी टू बी। लेकिन अब है बात समझने की, जब हम ए से डी को जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा लेफ्ट से राइट और फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड। तो कितना एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में? तो आपका जवाब है कि एंगल है 90 डिग्री। तो जब इस डॉट को ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, फोर्स तो एम जी के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ए डी है, कॉज 90, डॉट में कॉज थीटा आता है। कॉज 90 क्या होता है? जीरो। तो ये वाला वर्क तो जीरो हो जाएगा। और ये वर्क जरा देखें, जब हम डी से बी को जाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है जबकि फोर्स नीचे को है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 180 कितना होता है? -1। तो ये वाला वर्क तो जीरो आ गया। एम जी फोर्स है डी से बी तक, डी से बी तक फासला ये किसके बराबर है? ये हाइट के बराबर है बच्चों। तो डी से बी की जगह एच पुट हो गया और कॉस 180 -1, तो ये वर्क आ गया -mgh। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट का वर्क आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने पाथ 1 का वर्क कैलकुलेट किया। जो बच्चे कल जिनकी क्लास जिन्होंने कल स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, अगर सबको क्लियर है तो मुझे आप बता दें कि क्लियर है। ओके, जल्दी से। नाउ आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में यही डायग्राम दोबारा बन रही है। इसी डायग्राम में आपने पाथ 1, 2 और 3 जो पाथ थे एनिमेशन के साथ आपने दिखाए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है इसको फिलिंग कर लेनी है। तो ये मैं फिलिंग आपके सामने अब करने लगा हूं। देखिए, ये ज़मीन का लेवल है, यानी अर्थ को आप
हॉरिजेंटल दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लीज गौर करना है। हमने बेटा पाथ 2 का वर्क है। पाथ 2 क्या है? ए से सी और फिर सी से बी। तो ये ए सी है, ठीक है, ये ए सी बी है। ए सी बी वर्क क्या होगा? पहले वर्क ए से सी तक और फिर सी से बी तक। कॉमन सेंस है, जब हम ए से सी को जाएंगे तो हमें बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के मुखालिफ उठाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी, लेकिन ग्रेविटी के ऑपोजिट। तो ये वर्क नेगेटिव आएगा। जरा गौर कीजिएगा, ए से सी का वर्क एफ डॉट डी और फिर सी से बी के अलोंग वर्क, वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी। और ये फोर्स का फार्मूला एफ डॉट डी कब लगता है? मैंने आपको बताया था, जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो ये कांस्टेंट फोर्स का ही केस है आपके सामने। अब ए से सी तक बेटा देखें, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, फोर्स नीचे को है। डॉट को ओपन करेंगे तो cos 180 आएगा। ठीक है, फोर्स कितनी है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से सी तक। और जब सी से बी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो लेफ्ट से राइट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को है। तो कितना एंगल है दोनों के दरमियान? आप कहेंगे 90 डिग्री। तो बेटा ये वाला वर्क जीरो हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह के वर्क की तरह। तो ये वर्क जीरो और ये माइनस एम जी एच आ जाएगा। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि ये माइनस एम जी एच कैसे आया। ए से सी तक का डिस्टेंस हाइट के बराबर है। सो ये पाथ 2 का वर्क है। आप बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को के लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो पहले आप पूछ लें। जी ओके। जी बच्चों, ओके है। चलें, अब बेटा मैं इस पाथ की बात करूंगा। कर्व पाथ पर आपको वर्क की कैलकुलेशन की तरफ लेके आएंगे। तो कर्व पाथ को अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूं। देखिए प्यारे बच्चों, इस कर्व पाथ में हम क्या करते हैं कि now we have to calculate work done by gravitational force along path 3, which is actually a curved path। तो जो पाथ 3 है उसका वर्क कैलकुलेट करने लगे हैं उसके अलोंग, और जो कि कर्व पाथ है। इस मकसद के लिए हम इस पाथ को डिवाइड कर लेंगे ला तादाद यानी लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में। हॉरिजेंटल स्टेप्स के नाम क्या है? डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 अप टू सो ऑन। और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हैं? वर्टिकल स्टेप्स के नाम है डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड सो ऑन। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं बेटा। मैंने बाकी सारा कुछ खत्म कर दिया। ये कर्व पाथ था ए से बी तक, इसको डिवाइड कर लिया। मेरे कर्सर को देखिएगा, सीढ़ियों में डिवाइड कर लिया, जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, इस तरह। अगर हम इन बेशुमार हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स को मिलाएं तो हम ए से बी तक ही पहुंचते हैं। तो हमारा ये वाला पाथ जो था, ये नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा पाथ स्ट्रेट रहे, हर स्टेप के लिए हम वर्क कैलकुलेट कर सकें। ठीक है बच्चों,
तो आपने सपोज कर लिया कि हमारा टोटल पाथ नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स पर मुश्तमिल है। हॉरिजेंटल स्टेप्स क्या है? डेल्टा x1, फिर अगला वर्टिकल डेल्टा y1, फिर डेल्टा x2, डेल्टा y2, फिर डेल्टा x3, डेल्टा y3, ठीक है, डेल्टा x4, डेल्टा y4, इस तरह सो ऑन, और आखिरी क्या होगा? डेल्टा xn और डेल्टा yn। तो हॉरिजेंटल स्टेप्स और वर्टिकल स्टेप्स आपको दिखा दिए गए। मैंने 1 से 2 स्टेप्स आपको दिखाए हैं। ये तीर के निशान क्या बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल स्टेप यहाँ पे लेफ्ट से राइट है सारे, और वर्टिकल स्टेप नीचे से ऊपर को हैं। तो हम ए से बी को जा रहे हैं, तो हमारे हॉरिजेंटल स्टेप्स लेफ्ट से राइट आ रहे हैं और वर्टिकल स्टेप्स ऊपर को आ रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, मैं इसको यहाँ पे ड्राइंग में भी दिखा दूंगा, पहले जुमला देख लें। बिकॉज ऑल हॉरिजेंटल स्टेप्स आर एट राइट एंगल, सारे हॉरिजेंटल स्टेप 90 डिग्री पर हैं। किसके साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। सो बेटा इनकी वजह से इनके अलोंग कोई वर्क नहीं होगा। कैसे? मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग के अंदर दिखा देता हूँ बना के, आप जरा गौर कीजिएगा। देखें बेटा, किसी भी हॉरिजेंटल स्टेप पे बात करें, मसलन इस हॉरिजेंटल स्टेप पे बात कर लें, ये वाले, तो वेट की फोर्स किधर है? वेट की फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है। तो बताएं, हॉरिजेंटल स्टेप और वो फोर्स के दरमियान किसी भी जगह पे चेक करें तो एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर, जिस मर्जी हॉरिजेंटल स्टेप पे इस पे बात कर लें, तो हॉरिजेंटल स्टेप के लिए जो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बन रहा है वो कितना होगा? वो होगा 90 डिग्री। तो क्या लिखा आपके सामने? ऑल हॉरिजेंटल स्टेप्स आर राइट एंगल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तमाम हॉरिजेंटल स्टेप वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर है। सो इनके अलोंग कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पर कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता। इसका मतलब है वर्क सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग होगा, हॉरिजेंटल के अलोंग नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक तो हमें पता लग गया कि हॉरिजेंटल स्टेप्स पर वर्क होना ही नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल स्टेप की बात करते हैं। Here work done from A to B will be sum of works along vertical steps. तो A से B तक का वर्क तमाम वर्टिकल स्टेप्स के वर्क का सम होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल का वर्क तो है ही नहीं, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स के अलोंग वर्क हम लेंगे। अब बच्चों एक बात देखिए, A से B का वर्क, पहले वर्टिकल स्टेप का वर्क लिखा mg डॉट डेल्टा y1। mg बेसिकली फोर्स है, तो फोर्स वर्क का क्या फार्मूला होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। mg डाउनवर्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। पहले वर्टिकल कंपोनेंट स्टेप का वर्क, फिर दूसरे के अलोंग वर्क, फिर तीसरे के यहाँ तक के nth। तो हमने क्या लिखा? तमाम वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग होने वाले वर्क्स का सम दरअसल ए से बी तक का वर्क है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अब है जरा बात थोड़ी सी और समझने वाली। आप मुझे इतना बताएं, किसी भी वर्टिकल स्टेप की बात करें, मसलन मैं इस वर्टिकल स्टेप की बात करता हूं, इस वाले की, तो देखो वर्टिकल स्टेप तो ऊपर को है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो नीचे को है, यानी mg। गुजारा ही करना है। तो देखें कि वर्टिकल स्टेप और वेट के दरमियान एंगल हर स्टेप के लिए कितना होगा? तो आप कहेंगे सर हर वर्टिकल स्टेप और वेट के दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री। चाहे आप इस वर्टिकल स्टेप की बात कर लें, पहले की कर लें, तमाम वर्टिकल स्टेप्स और वेट हमेशा इस केस में नीचे से ऊपर जाते हुए 180 डिग्री पे होगी। तो यही वजह है कि जब हम डॉट को ओपन करते हैं प्यारे बच्चों, तो डॉट को ओपन करेंगे तो सब में cos 180 डिग्री आएगा। तो cos 180 सब में कॉमन आ जाएगा, तो -1 उसकी वैल्यू है। माइनस माइनस को कॉमन ले लिया और mg कॉमन ले लिया, तो ये आ गया तमाम वर्टिकल
तमाम वर्टिकल स्टेप्स की वैल्यू डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री अप टू सो ऑन डेल्टा वाई एन। ये बात मैंने यहाँ भी लिख दी बिकॉज ऑल वर्टिकल स्टेप्स आर ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो तमाम में 180 डिग्री आया एंगल, पहले वर्टिकल स्टेप का वर्क, दूसरे का, तीसरे का, सब में cos 180 आएगा और cos 180 -1 होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे और mg कॉमन चला जाएगा तो तमाम वर्टिकल स्टेप्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब जरा देखें प्यारे बच्चों, तमाम वर्टिकल स्टेप्स जब जमा करते हैं, तमाम वर्टिकल स्टेप्स आपस में हेड टू टेल रूल से जमा करें तो ये किसके बराबर आते हैं? ये हाइट के बराबर आते हैं। सो इसका मतलब है तमाम वर्टिकल स्टेप्स का मजमुआ हाइट बनती है। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा h। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? हमारा रिजल्ट आ गया -mgh। गौर करें, ये वही वर्क नहीं है जो स्टेप 1 और पाथ 2 के अलोंग आया था। तो आप कहेंगे यस सर, ये वही वर्क है। तो इसका मतलब है अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं कंक्लूजन को लेकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले क्वेश्चन पूछ लें और लेने के बाद मुझे बताना जरूर है। Have you taken? सर जी स्टेप्स के नीचे से बता दें। सिद्रा आबिद, स्टेप्स के नीचे से बच्चे हमने ये बताया कि देखें तमाम हॉरिजेंटल स्टेप्स जो हैं वो लेफ्ट से राइट है इस डायग्राम में और फोर्स डाउनवर्ड है। तो बताएं तमाम हॉरिजेंटल स्टेप्स और वेट के दरमियान कितना एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे कोई वर्क नहीं होता। इसका मतलब है हॉरिजेंटल स्टेप्स के अलोंग कोई वर्क नहीं होगा। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो फिर वर्क किसके अलोंग होगा? सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग होगा। तो हमने पहले वर्टिकल स्टेप का वर्क लिखा mg डॉट डेल्टा वाई वन, दूसरे के अलोंग लिखा mg डॉट डेल्टा वाई टू, तीसरे के अलोंग इसी तरह सबके अलोंग। ठीक है, सबको जमा कर दिया। तो बताएं तमाम वर्टिकल स्टेप और वेट के दरमियान कितना एंगल है? आप कहेंगे सर 180 डिग्री। तो सब में cos 180 आएगा और cos 180 कितना होता है? -1। तो माइनस कॉमन आ गया, mg भी कॉमन आ जाएगा तो अंदर आएंगे वर्टिकल स्टेप्स और तमाम वर्टिकल स्टेप्स ऐड होके क्या बना रहे हैं? हाइट। तो तमाम वर्टिकल स्टेप्स का मजमूआ हाइट के बराबर है। सिद्रा आबिद क्लियर है? सिद्रा आबिद जल्दी से बताएं। जी बच्चों, सिद्रा आबिद, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब बच्चों 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस के रिजल्ट सेम आए। तो हम अब यहाँ पे क्या बताएंगे आपको कि फिर ये साबित हुआ कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से ये साबित हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो या 10,000 ले लो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क सेम आता है। तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कंक्लूजन के साथ। आगे कुछ बच्चों ऐसे बातें हैं जो आपके मुख्तलिफ पेपर्स में पूछी गई हैं, तो मैंने इसके ऊपर छोटी सी एक स्लाइड बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस। ये कंक्लूजन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस वाली स्लाइड आपको दिखा सकूं। जल्दी लें भाई जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको नेक्स्ट लेके जा रहा हूं।
बेटा कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है यानी है तो ये आपके अब तक के पढ़े गए सिलेबस में से, लेकिन ये एक्सरसाइज के अंदर इस तरह से नहीं पूछे गए, तो इनको थोड़ा अपने माइंड को यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है। जैसे शो करें कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। बेटा एक बात याद रखना, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करती है। क्यों? आप कहेंगे सर फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। अगर एक गाड़ी मशरिक की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका मशरिक की तरफ है, तो फ्रिक्शन की फोर्स मगरिब की तरफ होगी। फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा ऑपोजिट होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर वर्क का क्या फार्मूला है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो फ्रिक्शन की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होगा? एफ डी कॉस थीटा, थीटा होगा 180 डिग्री और कॉस 180 कितना होता है? -1। इसका मतलब है फ्रिक्शन की वजह से होने वाला वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, वर्क का फार्मूला लिखा, इसकी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म को कॉस में कन्वर्ट किया और थीटा कितना पुट कर दिया? 180। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स और डिस्टेंस हमेशा ऑपोजिट होते हैं। तो बेटा याद रखना फ्रिक्शन हमेशा डिस्टेंस के ऑपोजिट होती है। जिधर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का होगा, फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स उसके ऑपोजिट होगी, इसलिए फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क करती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। तो बड़ी आसान सी बात है। कंजर्वेटिव फोर्स तो मैंने बताया, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे या क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल को तो हमने आज साबित भी किया है। तो फिर नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होगी? आप कहेंगे सर ऐसी फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड करे। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ऐसी फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड करे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये किस तरह, तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। आप देखिएगा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप एक गाड़ी को छोटे पाथ से लेके जाएं अपने घर, और फिर आप एक बड़े पाथ को यूज़ करते हुए अपने घर तक लेके जाएं, तो बताएं फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ, किस पाथ के अलोंग ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करेगी? तो आप कहेंगे सर जब हम बड़े पाथ के अलोंग मूव करेंगे तो फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करेगी। इसका मतलब है फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बड़े पाथ के अलोंग ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करती है, और स्मॉल पाथ के अलोंग कम। इसका मतलब है ऐसी फोर्सेस को कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिनकी वजह से होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, स्प्रिंग में टेंशन और नॉर्मल फोर्स। ये चीज़ें आपको अगले चैप्टर में बताई जाएंगी, नॉर्मल फोर्स क्या है, टेंशन क्या होती है। तो ये बेटा एक क्वेश्चन वो था जो एक्स्ट्रा के तौर पर आपको बताया गया। तो अब आप ऐसे करें कि अपने माइक्स ऑन कर लीजिए, वो इसलिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर सकें।